Assalamu alaikum. Good morning. Good morning. And very warm welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है शो के डिफरेंट सेगमेंट्स के लिहाज से, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें जी, आज के शो में भी बहुत अच्छा हमारे पास बहुत कंटेंट है लोगों के लिए, तो बताइए क्या क्या है जरा जी जनाब। तो आज शो में आपको बताएंगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त के बारे में, बात मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी होगी, समंदर पार पाकिस्तानियों से गुफ्तगू होगी, सियासत की सूरत हाल, और आखिर में मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से होगी खुसूसी गुफ्तगू। बिल्कुल, तो देखते रहिए राइज एंड शाइन। राइज एंड शाइन, बिल्कुल। अब अच्छी बात का वक्त हो गया। अच्छी बात भी यही है कि डू नॉट सिट डाउन एंड वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज टू कम योर वे, गेट अप एंड मेक देम हैपन। तो जी बहुत वो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, हरकत में बरकत है। बिल्कुल, तो जब तक आप हरकत नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। तो अपने आप को अनकंफर्टेबल करें कुछ हासिल करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। आज की सबसे आम खबर यही है कि मुज़ाकराती अमल किस जानिब जाता है। हुकूमत का जवाब तैयार है और आज हुकूमत के मुताबिक 7 दिन उन्हें चाहिए थे, वो हो गए हैं, तो 7 दिन में जवाब देना है। अब उससे पहले क्या जवाब होगा इससे मुतालिक तो किसी ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन मुमकिना तौर पर यही कहा जा रहा है कि हुकूमत ये कमीशन बनाने से कासिर दिखाई देती है। हुकूमती कमेटी पीटीआई मुतालबात पर आज तहरीरी तौर पर आगाह करेगी और स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटीज़ का इजलास शेड्यूल है। तहरीक इंसाफ चौथे राउंड में शिरकत से साफ इनकारी है और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इसमें यह है कि आप पहले कमिट करें, यानी हमें कमिटमेंट दें कि आप जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, तो फिर हम ये चौथा राउंड, 5वां राउंड सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले कोई बात नहीं होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौर कहते हैं मुज़ाकरात के हवाले से 7 रोज़ का वक्त दिया था, हुकूमत ने अभी तक कमीशन का ऐलान नहीं किया है, सिर्फ फोटो सेशन के लिए इजलास में नहीं जाएंगे और हुकूमत संजीदा है तो कमीशन का ऐलान कर दे। स्पीकर की तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिशें। अयाज सादिक ने उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता किया और मुज़ाकराती कमेटी का इजलास मुनक्किद करने के लिए उन्होंने कहा कि आप आएँ, और आएंगे तो फिर देखा जाएगा कमेटी क्या होगा आगे। देखिए बहुत ज़रूरत है कि दोनों तरफ से मुज़ाकरात को संजीदगी से लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अगली हमारी टॉप स्टोरी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने तमाम उन फोर्सेस को ये पैगाम दिया गया है कि जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गैर जमहूरी रवैयों से तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने दी जाएगी और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। इन राबतों से मसाइल हल करने और मुश्तरका लाएमल तैयार करने में मदद मिलती है। पाकिस्तान को हंगामों, महाज़ाराई और तसादुम की नहीं, मफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया है। तो वज़ीर आज़म यही पैगाम दे रहे हैं अपोजिशन को कि आपकी एहतजाज की पॉलिटिक्स उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, और हुकूमत को भी अपोजिशन के साथ मामलात बेहतर हिकमत अमली के साथ लेकर आगे चलने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, दोनों, इट इज़ अ टू वे स्ट्रीट। बिल्कुल ऐसे ही है। अगली हमारी टॉप स्टोरी है कि तहरीक इंसाफ ने पीका एक्ट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तनकीद के साथ सहाफ़ती बरादरी भी मौजूद है और पीका एक्ट को उन्होंने कहा है कि किसी सूरत नामंजूर नहीं है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद यानी एक कमेटी भी बनी और कमेटी से मुतालिक भी ये खबर सामने आई कि उनको यानी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो भी जर्नलिस्ट के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीका एक्ट पर, तो वो सुनने को हुकूमत तैयार नहीं है। और मुतराज़ पीका एक्ट में फ़ेक न्यूज़ की भी एक नई तशरीह की गई है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें क्लैरिटी आना बाकी है, और ये जो डेफिनेशंस हैं फेक न्यूज़ की, इंतशार फैलाने की क्या डेफिनेशन है, फिर सोशल मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या फ़र्क है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई चीज़ चलती है और फिर वो सोशल मीडिया पर भी चल रही होती है, तो क्या सोशल मीडिया के रेगुलेशंस फॉलो होंगे और वो एक और अथॉरिटी है जो उसको मॉनिटर करेगी। पहले आप यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दे चुके हैं तो वहाँ पे पैमरा उसको देख रहा है, पैमरा के बाद फिर एक सोशल मीडिया पे एक अथॉरिटी देखेगी, तो ये बड़े सवालात हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इज़हार राय को ऐसे कुचला जाएगा, जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, ये कहा जा रहा है मीडिया बरादरी की तरफ से। किसी मुल्क या किसी कानून में ऐसी वसी तशरीह नहीं की गई। हुकूमत ने ट्रिब्यूनल्स पर अपना कंट्रोल इसी मुतनाज़ पीका एक्ट के ज़रिए
कायम किया है। और मजीद भी बात करेंगे जी, अपने शो में। PFUJ जो पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन जर्नलिस्ट है, बिल्कुल। उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान किया है कि अगर हमारी ये बात नहीं सुनी जाए तो आज उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही, और इसमें फिर ऑपोजिशन भी उनके साथ ही है, शारा बशारा खड़ी है स्पीका एक्ट को लेकर खास तौर पर। तो ये हमारी टॉप स्टोरी। बिल्कुल जी, हमारे पास एक बड़ी खुशाइन न्यूज़ है। पाकिस्तानी स्टूडेंट रानिया अली ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में बेस्ट डेलीगेट एजाज़ हासिल कर लिया। हार्वर्ड मॉडल यूनाइटेड नेशंस का शुमारे आलमी सतह पर मुनक़द होने वाली सबसे बड़ी तकरीबात में होता है, जिनमें 35 इनफैक्ट मोर देन 35 कंट्रीज़ के 1000 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस तकरीब में स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पर अपनी डिप्लोमेसी, क्रिटिकल थिंकिंग का मुजाहरा करते हैं। तो ये जी MUN बहुत अरसे से पाकिस्तान में है और डिफरेंट स्कूल के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और ये देखें जी, रानिया जो है वो बहुत खुश नज़र आ रही हैं इस सर्टिफिकेट को लेके। एंड दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, बस शाइन करने की देर है। तो और हमारे शो में भी इसी तरह यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि यंग टैलेंट को आपके सामने लेकर आए। जी, अब मुझे बताएं, क्रिकेट की बात हो जाए। होनी चाहिए ना, दिल तो नहीं चाह रहा, उसकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए ना। दिल तो नहीं चाह रहा, हाँ, लेकिन होनी जरूर होनी चाहिए। तो जी, पाकिस्तान अपने ही बिछाए स्पिन के जाल का शिकार हो गया। पाकिस्तान को 35 साल बाद वेस्ट इंडीज से होम ग्राउंड पर शिकस्त हुई है, और ऐसी टीम से शिकस्त हुई है कि जिसकी अगर टेक्निक की बात की जाए, उनके बैट्समैन की, तो एक भी टेक्निकली साउंड बैट्समैन नहीं है। वो क्लब लेवल के बैट्समैन नजर आ रहे हैं या T20 के बैट्समैन हैं। तो उस टीम से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। वेस्ट इंडीज ने मुल्तान टेस्ट 120 रन से जीत लिया है। सीरीज भी 1-1 से बराबर कर दिया है। 254 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। दूसरी इनिंग्स में बाबर आजम 31, रिजवान 26 रन बनाकर नुमाया रहे, और वरीखेन ने 5 विकेट्स हासिल की। वेस्ट इंडीज के स्पिनर हैं और उन्होंने बेहतरीन खेला। मैच में 9 विकेट्स लेने वाले वरीखेन मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड भी ले उड़े हैं। तो ये जो विकेट्स गिरी हैं, ये विकेट्स हम अब याया से जरा हार्डकोर तज्जिया लेंगे। हम याया हुसैनी हमारे साथ है ना। बिल्कुल जी, याया हमारे साथ है, उनसे उनको गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया एक बार फिर। भाई ये बताइए, क्या पाकिस्तान अपनी ही बिछाई हुई जाल में फंस चुका है? स्पिन के जाल में, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं ना हम। देखिए, बात दरअसल ये है कि इस वक्त मेरा ख्याल है कि अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। जब से सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने हैं, तो हम उस मुल्क से हार गए जहाँ पर लोग क्रिकेट को नहीं जानते, अमेरिका से। हम जनाब बांग्लादेश से तारीख में पहली मरतबा टेस्ट मैच हारे, सीरीज हार गए। फिर अभी आपने बताया कि 35 साल के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर हरा दिया। अब जाने और क्या क्या होने वाला है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहना कि हम अपने स्पिन के बिछाए हुए जाल में फंस गए, अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। और मेरा कहना यह है कि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, और वेस्ट इंडीज में बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेल रही है। आज पाकिस्तान के खिलाफ वो टेस्ट मैच जीत गए हैं, और जिस तरह बात करते हैं जुमेल वॉरिकन, जिन्होंने 19 विकेटें हासिल की, प्लेयर ऑफ द मैच रहे, सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हासिल किया। सरवत को कहा, जोहेब ने जब पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने 127 रन से जीता, कि एक नौजवान खिलाड़ी ने बड़ी शानदार कारकर्दगी है। नौजवान ही वैसे वो याद है, याया को याद है वो बात। नहीं, वो नौजवान ही है, लेकिन उसका ज़ाहिर है अब थोड़ा सा हैवी है वो नौजवान ही आया, इतने उसके टेस्ट नहीं है। मुझे नहीं पता है कि 32 साल की उम्र में अगर कोई नौजवान होता है तो फिर मैं और क्या कर। सही है। he is now 32। तो बहरहाल वेस्ट इंडीज के वो खिलाड़ी जिनको उनके अपने मुल्क में लोग नहीं जानते, सही है, उन्होंने आके आपको आपके घर में ठोक दिया। सही है। इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। तो बात दरअसल ये है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये ICC टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा साइकिल था, जहां 9 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी, हमने टॉप से बॉटम से जो है ना टॉप किया है। 9 टीमों में हम 9वें नंबर पर। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की
इससे ज्यादा अफसुर्दगी की कोई बात हो नहीं सकती। हमको अपने गिरबानों में झांकने की जरूरत है। और किसी शान पर मसूद कह रहे हैं कि अभी भी हमें सपोर्ट करना चाहिए टीम को, हमें जो बोर्ड कहता है या फिर जो पीसीबी की तरफ से जो भी, यानी वो उस तरफ इशारा दे रहे थे ना कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है जो विकेट बनी है। आप अगर ये समझ रहे हैं कि शान मसूद के कहने की वजह से विकेट बन गई है ऐसी, तो ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं जो हमें कहा जाता है हम कर लेते हैं जाके। आपने उनकी कैसे देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, हालांकि मैं शान का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, शान का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट शान का ये कहना कि जनाब आप हमें पाकिस्तान का खिलाड़ी नहीं समझते, आपने हमारी तजलील कर दी। देखिए, सहाफी का काम सवाल करना है, वो अंदाज थोड़ा सा अजीब हो सकता है, अंदाज हार्श हो सकता है, लेकिन सहाफी ने बिल्कुल सही सवाल किया कि भाई आपको अब क्रिकेट बोर्ड हटाएगा या आप खुद स्टेप डाउन करेंगे। उस पर वो ये कह रहे हैं कि जी आपने हमारी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपने हमारी बेइज्जती कर दी। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा जो है ना वो ब्लो द बेल्ट है। आपको अपनी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, आप कप्तान है, एक्सक्यूजेस नहीं होनी चाहिए आपके पास नहीं। और यार देखिए, मुझे बताएं कि वेस्ट इंडीज की कोई टीम थी है, यानी सबसे, अगर वेस्ट इंडीज की टीम सबसे खराब अगर कोई देखी जाए तो वो ये आई थी टेस्ट की टीम। ना इनके पास फास्ट बॉलर्स थे, स्पिनर्स इनके पास मीडियोकर थे, बैट्समैन इनके पास किसी की टेक्निक नहीं थी कोई। तो इस टीम से हारना तो तनकीद तो बनती है ना। वो साफी के अंदाज पे वो थोड़ा भड़क उठे, ये कोई बात हुई? नहीं, किस चीज का भड़कना? आप मुझसे सवाल करेंगे या तो मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। आप एक ऐसे नेशनल हुकअप पे बैठे हुए, आपको पता है कि बात किस तरह करनी है, अल्फाज का चुनाव क्या होना चाहिए। हो सकता है कि हीट ऑफ द मोमेंट आपसे कुछ गलती हो जाए, मुझसे कुछ गलती हो जाए, लेकिन ये कह देना कि जी आपकी बात करने का अंदाज ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, लोगों के सेंटिमेंट हैं, लोग इस टीम के साथ मोहब्बत करते हैं। कराची से खैबर तक जब पाकिस्तान की टीम खेलती है तो लोग इस टीम को फॉलो करते हैं, देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम हर जगह जाकर जीते। मैं मानता हूं कि 2 टीमें मैदान में उतरती हैं, एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, लेकिन ये कह देना कि जी आपने हमारी तस्दील कर दी, हम भी आपके मुल्क के खिलाड़ी हैं। भाई हमें भी पता है आप हमारे मुल्क के खिलाड़ी हैं। भाई जब याया बात कर रहे हैं ना तो जरा विकेट्स भी चलाते रहे आप। अगर याया भी देख सकते हैं स्क्रीन तो वो भी देखते रहे कि विकेट्स चलाते रहे ना जो पाकिस्तानी बैट्समैन आउट हुए हैं। हाँ जी, मुझे विकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तो इंतहाई तौर पर जो है वो सर दर्द में मुब्तला हूँ ये देख करके, यार इस तरह हमारे बैट्समैन आउट हो रहे हैं, इस तरह मतलब नया लड़का रिवर्स खेल रहा है। आप देखें, नया लड़का अभी आया है विकेट पे और वो रिवर्स खेलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद कोई शॉट थी नहीं, वो ये चाह रहा है कि मैं रिवर्स फ्लिक करके कोई अपनी जान बचा लूं। ठीक है, फिर कुछ दिन पहले मैं लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद साहब का एक इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप किस तरह देखते हैं, तो उनका कहना ये था कि भाई आजकल की जो क्रिकेट है उसमें इनोवेशन बहुत ज्यादा हो गई है। आप बात करते हैं कि हमारे खिलाड़ियों की टेक्निक नहीं है, आप बात करते हैं हमारे खिलाड़ियों का टेक्निकल फॉल्ट है। उन्होंने कहा भाई आप सीधी क्यों नहीं खेलते, बॉल को मेरिट पर क्यों नहीं खेलते? कभी रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं आप, कभी आप पैडल स्वीप खेल रहे हैं, कभी आप दिल स्कूप खेल रहे हैं। वो कहते हैं भाई क्रिकेट बहुत ही सीधा गेम है, आप बॉल को उसकी मेरिट के ऊपर खेलें, आप क्यों आड़े तिरछे शॉट खेल कर पूछे ना कि वो क्रीज छोड़ के आगे निकल रहे हैं, वही पूछे ना भाई। याया रिजवान की परफॉर्मेंस पे जरा बात करें, वो तो क्रीज छोड़ के बाहर, वो तो क्रीज छोड़ के बाहर, वो पता नहीं कोई किसी और ही माइंडसेट में थे। वो नेक्स्ट गेम की आई थिंक तैयारी है, पता नहीं क्या तैयारी है उनकी, क्या कहेंगे? देखिए सर, बात दरअसल ये है कि ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे बहुत सारे क्रिकेट पंडित, क्रिकेट एक्सपर्ट, एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं कि जी इस टीम में यूनिटी नहीं है। इस टीम के ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे को काट खाने का जो है ना वो माहौल चल रहा है। और जब हम बात करते हैं तो लोग बात करते हैं कि यार ये एजेंडे पे बात कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऑल इज वेल, सब ठीक चल रहा है। हमारी सिलेक्शन कमेटी के रुकन है अजहर अली साहब, जो कि क्रिकेट बोर्ड में एक अहम ओहदे पर मौजूद हैं। उन्होंने चंद महीने पहले एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि इस टीम में टुगेदरनेस की कमी है। अब टुगेदरनेस का अगर आप लफ्जी माने देखना चाहें तो इत्तेहाद बनते हैं। तो आप ड्रेसिंग रूम में इत्तेहाद नहीं है तो आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि फिर कुछ बचता नहीं है कहने के लिए। देखिए, वो टीम कभी भी नहीं जीतती, वो टीम कभी कामयाब नहीं हो सकती जब उसके खिलाड़ी जो है वो यकजा होता है। इसमें तो वैसे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए ना, बाहर करना चाहिए। अगर कोई भी इस तरह का मिसक्रिएट है टीम के अंदर तो उसको तो बाहर निकालना चाहिए, चाहे कितना ही अच्छा बैट्समैन हो या बॉलर हो। लेकिन तो बात दरअसल ये है कि आपके एक्शन जो है ना वो बहुत सारी चीजों का खुलासा करते हैं। आपने रिजवान को देखा सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में, जिस तरह उन्होंने निकल कर शॉट खेला, उस पर बहुत ज्यादा लेदे हुई, लेकिन क्या हुआ, वो फिर अगले 2 टेस्ट मैच और खेल गए।
अभी भी वो उसी तरह खेल रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, और कौन एक्शन लेगा? वो आपके क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो अमेरिका से हारने के बाद कह रहे थे कि टीम को सर्जरी की जरूरत है, फिर वो कहने लगे भाई सर्जरी के लिए टूल्स होने चाहिए, हमारे पास वो टूल्स ही नहीं है। तो फिर रहने दें, ऐसी आप रोज सर दीवार से मारते रहें, रोज रोते रहें, रोज देखते रहें, और ऐसे ही नताइज आएंगे आपके। आने वाले मैचेस में क्या देख रहे हैं याया? अब ये ट्रायंगुलर सीरीज जो हो रही है इसमें और आप क्या जावेद की कोचिंग के, आकिब जावेद की भी कोचिंग के ऊपर कुछ बात करें प्लीज। नहीं, आकिब जावेद क्या करेंगे सरवत? बात दरअसल ये है कि अगर जो परफॉर्मर है वही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन नहीं करेंगे तो आकिब जावेद क्या कर सकते हैं? आप आकिब जावेद को भी हटा दें, आप लल्लन को कोच लेकर आ जाएं, अल्लन को कोच लेकर आ जाएं, वो क्या कर लेंगे? बात दरअसल ये रोप के अंदर तो उन खिलाड़ियों ने जाकर परफॉर्म करना है, वो तो आपको गेम प्लान दे सकते हैं। आप देखिए कि या हमने पहले भी देखा है कि पॉलिटिक्स रही है क्रिकेट में, यूनाइटेड नहीं रही है टीम्स, लेकिन फिर भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं होती थी। और इससे पहले जब आईसीसी इवेंट होने जा रहा है बिल्कुल करीब बिल्कुल बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी के आसपास ये हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने तो इससे ज्यादा सरवत एक टाइम हो गया पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हुए, इससे ज्यादा सियासत देखी है, इससे ज्यादा जो है वो एक दूसरे की लैग पुलिंग देखी है, इससे ज्यादा बदतरीन। तो फिर क्या चीज है जो इस वक्त अकाउंटेबिलिटी होती थी, उसके बाद जो है वो लोगों को दीवार से लगाया जाता था। बात दरअसल ये कि अगर कोई बंदा आपका बीमार हो जाए, आप हॉस्पिटल जाएं, आप डॉक्टर के पास जाकर सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि भाई कोई डॉक्टर है, बेहतर डॉक्टर। आप ऐसा नहीं होगा कि आप कंप्यूटर के सामने अपने बीमार बंदे को ले जाके बैठा देंगे। अब आपकी टीम का सबसे बड़ा मसला आपकी बैटिंग लाइनअप है। आपके बल्लेबाज जो गलत शॉट सिलेक्शन कर रहे हैं, गलत अंदाज में खेल रहे हैं, तो आप अंदाजा कीजिए कि आपकी टीम में दो फास्ट बॉलिंग कोच हैं, अजहर महमूद और आकिब जावेद, और आपकी टीम फास्ट बॉलर ही नहीं खिला, फास्ट बॉलर ही नहीं खिला रही है। बिल्कुल यार, क्या अजीब बात है। आपकी टीम के बाद बैटिंग कोच के नाम पर शाहिद असलम साहब बैठे हुए हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ नेट के ऊपर थ्रो डाउन कराना है। वो खिलाड़ियों को ये नहीं बता सकते कि तुम क्या गलती कर रहे हो, आप खिलाड़ियों को ये नहीं बता सकते कि तुम किस तरह आउट हुए हो। इसीलिए कि अगर खिलाड़ियों ने उनसे पूछ लिया कि भाई आप क्रिकेट नहीं क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ हमारे पास वो डॉक्टर ही नहीं है जो इन खिलाड़ियों का इलाज करेगा, हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है जो इन खिलाड़ियों का अकाउंटेबल करेगा। अब बाबर आजम को आप देख लीजिए, बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, 3 साल हो गए उनको, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर नहीं की। और आप कह रही थी ना कि वो पॉलिटिक्स की बात आप कर रही थी, तो याया ने पता है 99 भी देखा हुआ है, 99 का वर्ल्ड कप, और उससे पहले वो वेस्ट इंडीज टूर भी याया ने जो है ना वो देखा हुआ है, वो वसीम बखार और पॉलिटिक्स का अताउर रहमान वाला। बिल्कुल, तो याया तो सब चीज बड़ी क्लोजली देख चुके हैं। जी आया, मैं तो जोहेब आपको ये बताऊं कि आज जो टीवी में बैठ के लोग बातें करते हैं ना कि इस टीम में यूनिटी की कमी है, इस टीम के अंदर जो है वो यकजा होकर खेलने की कमी है, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो अपने गिरवानों में जाके तो फिर तो बहुत ही आग लग जाएगी, बहुत से मसाइल खड़े हो जाएंगे। जिन्होंने खुद बहुत सारे बीज बोए हुए हैं, जिन्होंने नफरत की भी है टीम के अंदर, वो बता रहे हैं आके कि यार आप इस तरह खेल लो, ऐसे कर लो। जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड में कई कई बारियां ली भी हैं। अब आप बताइए 50 लाख रुपए के क्रिकेट बोर्ड के अंदर मेंटोर हैं, लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले एक्स क्रिकेटर इस क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, आपकी टीम की परफॉर्मेंस सबके सामने है। अब तो याया फिर ये सलमान अली आगा और सऊद शकील का क्या करना है फिर? भाई आप क्या करेंगे? सूली पे लटका देंगे इनको? कितनों को आप बाहर निकालेंगे? भाई आप तो हर बंदे को उठाकर देख रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस वर्स्ट से वर्स्ट है। और अगर आप किसी खिलाड़ी को बोलेंगे तो वो बोलेगा भाई मैंने तो रन किए हुए ना, दूसरे को आप देखिए। तो बात दरअसल ये दूसरे को देखने की बात नहीं है। मैं कहता हूं जिसकी जिम्मेदारी हो उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, जिसको जहां मौका मिले उसको टीम पाकिस्तान की जीत में अपना किरदार अदा करना चाहिए। देखिए खेल में हार जीत हो जाती है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, लेकिन अगर ये टीम लड़ती हुई हारेगी ना तो कोई इस बात का बुरा नहीं मानेगा ये नहीं यार दिल नातवा ने मुकाबला तो खूब किया, 2-4 हाथ लबे बाम रह गए। लेकिन आप गिव अप कर देंगे, आप बिल्कुल ही पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस देंगे, आप कहेंगे कि जी बॉल हिल रहा था तो भाई आप ही ने खेलना है, हमने थोड़ी खेलना है जाके। आप कहेंगे कि जी स्पिन विकेट बनी, आप मना कर देते यार, स्पिन विकेट मना कर देते, यही बात है ना, यही बात है। हाँ बिल्कुल ऐसी आवाज ही नहीं। भाई कोचेस बदले जा रहे हैं ना, देखें 4-5 कोचेस बदल रहे हैं, पीसीबी चेयरमैन बदल रहे हैं, सब एडहॉकिज्म पे चल रहा है। वही बात है याया, कुछ कंसिस्टेंसी अगर हमें मैनेजमेंट में नहीं नजर आती, वही कंसिस्टेंसी क्रिकेट में नहीं नजर आ रही, टीम में नहीं नजर आ रही। किस तरह देखते हैं बेहतर कैसे हो सकती है? सिचुएशन प्रॉब्लम्स तो बहुत है, सिचुएशन पे बात करते हैं, सोल्यूशन पे बात करते हैं। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और जब तक आप देखिए, आप ये मैं नहीं कह रहा कि आप सबको लटका दें, लेकिन आपको एक्शंस देखने होंगे कि कौन किस तरह खेल रहा है।
اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم باہر بیٹھ کر ان چیزوں کا خلاصہ کر رہے ہیں, تو جو لوگ اندر موجود ہیں ان کو نظر نہیں آ رہی یہ چیزیں. ہار جیت کھیل میں ہو جاتی ہے, میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2 ٹیمیں میدان میں اتریں گی, ایک جیتے گی ایک ہارے گی, بالکل, لیکن آپ کا ایکشن جو ہے نا وہ اس بات کا خلاصہ کرے گا کہ آپ کتنا دم دکھا رہے تھے, آپ کتنا لڑ رہے تھے. اور اب مزید میرا خیال ہے موقع دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے ہارنا ہی ہے تو بھائی آپ پھر دوسرے اور نئے یا کھلاڑیوں بس کے ایک ساتھ اور کھیلیں. چیز بتا دیجئے, یہ وائٹ بال میں کوئی ان میں سے آ جائے گا, ریڈ بال اسپنر جو ہمارا اچھا کھیل رہے ہیں, ویسے تو وکٹ کی وجہ سے وہ وکٹ زیادہ لے رہے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا موقع دے دینا چاہیے جب وہ ردم میں فارم میں ایک دو اسپنرز ہمارے. زہیر صاحب یہی کھیلتے رہیں گے اور یہی نتیجہ. اچھا چلے, تھینک یو یا ویری مچ یایا, حسینی, آپ کا بہت بہت شکریہ, تجزیہ پیش کیا. یہی بات ہے زہیب, ہاں کہ پتہ نہیں ہے کہ کبھی اچھا پرفارم کریں گے کبھی خراب But پرفارم دیکھیں نا, کریں گے, کنسسٹنسی ہے ہی نہیں پاکستان ٹیم کوئی کے بات اندر. نہیں, ہم ان کو اس دفعہ لیٹ گو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نیکسٹ پرفارمنس بہتر ہونی چاہیے with better ابھی politics. تو آ رہا ہے نا, ایونٹ آ رہا ہے ابھی, آپ کے بڑا جناب, ٹیسٹ آف پیشنس ہونے والا ہے آپ کا, بالکل, جتنا آپ بہت پیشنٹلی یہ ٹیسٹ. بات کر رہی ہے نا, یہ میں پوچھوں گا آپ سے. اس دن پوچھے گا. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین, کہیں مت جائے گا, we will be right back. ویلکم بیک ناظرین, اب کچھ مانیٹری پالیسی پہ بات ہو جائے. بالکل, اکانومی کی بات ہو جائے. سال 2025 کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے. شرح سود میں 1% کمی کی گئی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے مانیٹری پالیسی کے فیصلے کا اعلان کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کیا. گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے شرح سود 13% سے کم کر کے 12% کر دیا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے معاشی اشاریے مثبت ہیں, مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ خاطر خواہ کم ہوئے ہیں. مہنگائی مئی 2023 میں 38% تھی, جو کم ہو کر 4.1% رہی. جنوری میں مہنگائی مزید کم ہوگی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاشی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں, گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. بالکل جی, اسی پہ مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جاوید بلوانی صاحب نے, پریزیڈنٹ KCCI ہے. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے, ایک عام آدمی کی سمجھ کے لیے یہ بتائیے پلیز کہ شرح سود میں 1% کمی سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, عام پبلک کو فائدہ جب ہوتا ہے جب جو مارکیٹ کے اندر پیسے کی سرکولیشن ہو اور انڈسٹریز نہیں لگیں اور جابز کریٹ ہو, اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوتا ہے. اور یہ شرح سود کم ہونے کی وجہ کم ہو تو لوگ جو ہیں بینک سے بورو کر کے انڈسٹری لگاتے ہیں, اور انڈسٹری لگا کے پہلے بینک کی جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ان کو دینا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ان کی کمائی ہوتی ہے. تو جب انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوتا ہے تو بورونگ لوگ کرنا شروع کرتے ہیں بینک سے. آج پاکستان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اب 1% کم کرنے کے بعد یہ 12% ہے. تو پہلے کوئی بھی انڈسٹری اگر لگائے گا اس کو 12% جو اس کی کمائی کا حصہ ہے وہ 12% کما کے اس کو دینا ہے بینک کو, اس کے بعد اس کی کمائی شروع ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی ایسا بزنس یا کوئی ایسا کاروبار نظر آ رہا ہو جس کے اندر آپ 12% پہلے بینک کے لیے کمائیں, پھر اس کے بعد آپ اپنی انڈسٹری کے لیے کمائیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس سے اچھا جاوید صاحب, ہمیں ویسے ہم رمضان سے پہلے کچھ چیزوں کی اشیاء خورونوش کی پرائسز بھی بڑھ جاتی ہیں, تو چینی سے متعلق اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہے کہ 10 روز میں 20 روپے چینی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے, اور مزید بھی چینی کی قیمت بڑھے گی. تو ہمارے ساتھ عبدالرؤف ابراہیم, چیئرمین گروسری ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ ہیں. لیکن جاوید صاحب آپ سے اگلا سوال. عبدالرؤف صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو پہ. جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو انفلیشن یعنی مہنگائی کم کرنے کے لیے حکومت نے شرح سود بڑھائی تھی, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مہنگائی بھی کم ہو گئی ہے, شرح سود لیکن اس سپیڈ سے کم نہیں ہو رہی ہے. اس 12% پہ یہ گروتھ ریٹ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 2.5, 3.5% یا 4% پہ ہم جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو, ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہاں پہ جو مہنگائی ہے وہ 6.5% ہے اور شرح سود بھی 6.5% ہے.
हमारे यहाँ गवर्नर स्टेट बैंक ने जो स्टेटमेंट दिया कि 4.1% महंगाई है हमारे यहाँ, तो उस हिसाब से अगर हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, पूरे हम आप सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, हमारे मुल्क में जब 4.1 है, अगर उसको हम कॉपी करें तो 4.1 होना चाहिए इंटरेस्ट रेट हमारा। और हमारे बड़े ये कहते हैं जब अपना दिमाग काम ना करे तो किसी अकलमंद के पीछे लग जाओ तो कुछ ना कुछ हासिल कर लोगे। सही। तो आप मुझे ये बताया अगर 4.1 नहीं कर रहे, डबल भी कर दें, 8% कर दें, ये 8% भी कर दें तो मैं समझता हूँ फर्क पड़ेगा। और ये खुद कह रहे हैं कि आगे और महंगाई कम होगी, और फिर एक जगह आप ये कह रहे हैं कि शुगर के रेट बढ़ जाएंगे और बढ़ना शुरू हो गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात कि ठीक है, गरीब आवाम जो है, आवाम को एसेंशियल आइटम जो है वो सस्ती मिलनी चाहिए, वो उसकी ज़रूरियात होती है ज़िंदगी की, जैसे आटा है, चीनी है, तेल है, कुकिंग ऑयल है। तो जावेद साहब, ये महंगाई कम होने के नंबर पे यकीन नहीं आता ना आवाम को। तो बिल्कुल अब्दुल रऊफ साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अब्दुल रऊफ साहब, आपके सामने है ये सारी सूरत हाल, किस डायरेक्शन में जाते हुए देखते हैं ये? देखें, ये जो आपने चीनी का मामला बात की, अभी मैं सुन रहा था जावेद बुल्टी साहब के सलाम, वो सुन रहे होंगे, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि चीनी में जो पिछले साल आप रिकॉर्ड ले लें, 78 रुपए की चीनी स्टार्ट हुई और 178 तक बिकी। यही आलम जब वो करने का जो रेट था 500 रुपए फ्री मन था, और आज है 400 450 रुपए मन। और 78 रुपए की का जो पिछले साल बिकी वो 178 तक गई। वो इसलिए गई कि सट्टा माफिया सरगर्म हुआ और शुगर कार्टल, और जो आप ये समझ लें कि प्लेट का कानून एसेंशियल आइटम में होना ही नहीं चाहिए। बैंक फैसिलिटेट करता है तो फिर इसमें सट्टा माफिया भी इन्वॉल्व होती है और शुगर कार्टल भी बन जाता है और स्टॉक भी रहता है। अभी जो ये आलम हुआ है इस साल का, जो अभी ग्रोथ हुआ है, वो 90 लाख टन शुगर एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसका कोई आप देखेंगे रेट कम होने के बजाय जब इसकी स्टार्ट हुआ 105 रुपए से 115 तक बिकी और एकदम जंप आया इसके अंदर। बिल्कुल, और 25 रुपए किलो का इजाफा हुआ। और अभी तो रमजान करीब है, अभी तो रमजान आया नहीं है, पड़ेगी। और आप देख रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब, हाँ ये भी। और फूड इन्फ्लेशन से मुताल्लिक बताइए, जो हुकूमत के नंबर्स हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। पहले आप ये समझ लें, जो शुगर की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि वो शाबान और रमजान में 4 गुना खपत इसकी हो जाती है। बिल्कुल। और ऐसा क्या हो गया है कि इसके ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं लोग, और सिंध में भी, पंजाब में भी सट्टा माफिया सरगर्म है। क्या एजेंसीज काम नहीं कर रही? क्या इदारे काम नहीं कर रहे? इसकी कॉस्टिंग भी बनाई जाए तो ये 115 से ऊपर चीनी नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन कोई पूछने हाल नहीं है, पुरसाने हाल भी नहीं है इसका। तो वो तो होर्डिंग्स, वो तो कह रहे हैं होर्डिंग्स किसी को नहीं करने दी जाएंगी, कार्टलाइजेशन नहीं करेंगे, नेक्सस को तोड़ेंगे, आरती का किरदार खत्म करेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन। देखें, आप आरती की तो बात ही नहीं हो रही। अभी तो आप कहें कि शुगर मिलें किनकी है, मेरी है क्या? शुगर मिल बड़े लोगों की है, और जो इसके जो 12 लोग हैं तकरीबन सट्टा काम करते हैं सट्टे का, और वही इन्वॉल्वमेंट है पूरे पाकिस्तान पे 12 आदमी ने कब्जा किया हुआ है। रऊफ भाई, एक्चुअल फूड इन्फ्लेशन बताए क्या है? ये हमें बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, आवाम को। हुकूमत तो कह रही है कि सिंगल डिजिट में नंबर इन्फ्लेशन का, फूड इन्फ्लेशन बताए। नहीं, ऐसा तो देखें, अगर आप इसको देखने जाएंगे सिंगल डिजिट, तो वो सिंगल डिजिट नहीं है, अभी भी डबल डिजिट है। और मैं आपको ये बता दूं कि देखें, दालों में अगर आप कहेंगे कि फ्लक्चुएशन ऐसी हुई कि ये रमजान महीने में दालों की खपत भी डबल से ऊपर होती है। चने की दाल और बेसन जरूरत होती है, पकौड़े के साथ रमजान में गुजारा होता है। और आप ये समझ लें कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम किया है कि 300 रुपए का चना आज 200 रुपए काला चना हो गया है। इंटरनेशनल बाजारें कम हुई हैं, और बेसन में भी आपको कमी वाकई दिखेगी, और दूसरी दालों में भी। बिल्कुल। यहाँ तो जी जावेद, खुशखबरी है,
ये खुशखबरी है। जावेद साहब, अगली मॉनेटरी पॉलिसी। मैं बात बताऊं, जी 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 दूसरी मैं बात बताऊं कि तेल की में भी करेक्शन हो रही है। 500 रुपए खुला तेल आज 450 रुपए हो गया है, और मजीद कम होगा। ब्रांडेड 750 और 650 रुपए। चलो ये खुला बेहतरी तेल भी आवाम इस्तेमाल करती ये है। बेहतरी की खबरें भी आपने दी है कि रेट्स कुछ कम भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल। जावेद साहब, अगली मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरह देख रहे हैं? क्या वो खुशाइन होगी आवाम के लिए? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इनको जो है 8% या 7% पे लाना पड़ेगा। उसके अलावा जो है लोग पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, और इंडस्ट्री सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। बिल्कुल। गवर्नमेंट भी इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती जितनी इंडस्ट्री करती है। और जब तक हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक हम प्रॉब्लम में रहेंगे। बल्कि बिल्कुल। जो बिजली के रेट भी ज्यादा है, अगर इंडस्ट्री लगेगी तो जो आज हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं और बिजली अगर इस्तेमाल होना बढ़ जाएगी तो ये कैपेसिटी पेमेंट भी खत्म होगी, और जो हमारे प्लांट्स बिजली के लगे हुए हैं उनकी बिजली भी इस्तेमाल होनी शुरू होगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। सही। तो गवर्नमेंट को फौरन जो है वो 7% पर लाना चाहिए। जी क्योंकि इसके अलावा जो है मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ आ है सके। आप कह रहे हैं कि ग्रोथ के लिए 7 से 8% पर लाना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट को। बहुत शुक्रिया जावेद दरवाली, सदर KCCI हमारे साथ है। अब्दुल रहीम, चेयरमैन ग्रॉसरी एसोसिएशन हमारे साथ है। बिल्कुल जी। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त बिल्कुल, हुआ है। ब्रेक लेना हमने। ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक नाजरीन। लफ्जों में सादगी, पुरसोज आवाज, हमद हो या नात, हर कलाम दिल में उतर जाने वाला मुजफ्फर वारसी को हम याद कर रहे हैं। उनके नातिया अशार ज़बान ज़द आम हुए। मुमताज़ नातगो शायर को बिछड़े 14 बरस बीत गए। खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी उन्हें नवाजा गया। को आज हमने ये ट्रिब्यूट पेश किया। एक ब्रेक लेनी है हमने जी। ब्रेक के बाद हम आते हैं और राइजिंग शाइन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की जर्नीज की। वो पाकिस्तानी जुहेब जो पाकिस्तान से दूर है लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। बिल्कुल जी। इसी तरह हमें ज्वाइन किया है आज सबाहत अहमद ने। लीडरशिप कोच हैं, ऑडिटर हैं, दुबई से उनका ताल्लुक है। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सबाहत, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए, पाकिस्तान से जाने का फैसला क्यों किया और कब हुआ, और अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए प्लीज। खैर दिल तो पाकिस्तान में ही है, और पाकिस्तान से ऑफिशियली आई लेफ्ट इन 2010। उस वक्त मैं बीकन हाउस के साथ काम कर रही थी डिफेंस में लाहौर में। राइट। और फिर मैं लंदन गई, कुछ साल लंदन में गुजारे। फिर कुछ फैमिली सिचुएशन ऐसी हुई, आई लॉस्ट माई ब्रदर हु वाज बेस्ड इन दुबई। तो फैमिली सर्कमस्टांसिस की वजह से फिर मुझे दुबई मूव करना पड़ा। अब 12 साल से यही हूँ। राइट। तो लीडरशिप कोच एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है सोसाइटी में। एज ए लीडरशिप कोच आप किसको कोचिंग करती हैं, यू नो? और क्या लीडरशिप के लिए कोचिंग की जरूरत होती भी है? लीडर्स आर बॉर्न, कहते हैं ना, है ना? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी। मैंने 2019 में मास्टरी लेवल लाइफ कोचिंग की थी। NLP, हिप्नोथेरेपी एंड सो ऑन। फिर मैंने अपनी एक प्रैक्टिस सेटअप की एशमेर के नाम से, जिसको ड्यूरिंग कोविड मैंने काफ़ी सपोर्ट किया लोगों को। पाकिस्तान में भी मॉर्निंग शोज पे भी एडवाइस गाइडेंस के तौर पे मैंने अपीयरेंस दी। फिर जब मैंने अपनी जॉब चेंज की तो टाइम का कंस्ट्रेंट ऐसा हो गया और मेरा एक्सपोजर ऐसा था कि मुझे लगा कि जो हमारी ख़वातीन हैं जो लीडरशिप पोजीशंस में जाती हैं उनको थोड़ी सी अपस्किलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जिस तरह नॉर्मल अपनी प्रोफेशनल लाइफ गुजारते हैं एज अ लीडर आप वैसे नहीं सोच सकते। एज अ लीडर यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, बिल्कुल यू नो, ऐसे। यू हैव टू थिंक हाउ यू कैन मेक अदर्स परफॉर्म बेटर देन योरसेल्फ।
तो वो जो थिंकिंग है उसके लिए थोड़ी सी कोचिंग की जरूरत होती है। सही है। ज़ुहैब भी यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज के साथ बैठते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि यही लीड करें शो को। अच्छा, पाकिस्तानी कम्युनिटी, आर यू रियली इन टच विद द पाकिस्तानी कम्युनिटी? देयर इज अ ह्यूज कम्युनिटी इन दुबई जो पाकिस्तानियों की है। क्या आपका उनसे मिलना जुलना होता है, एंड यू वांट टू गिव बैक टू दैट कम्युनिटी आल्सो? बिल्कुल, टाइम कंस्ट्रेंट तो होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली मिलना जुलना नहीं होता, मगर हमारी यहाँ एक पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है जिसकी मैं मेंबर हूँ, और उनके थ्रू कुछ इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, और कुछ डिनर्स इवेंट्स, सोशल इवेंट्स होते हैं तो अब कर लेते हैं। अभी जश्न रख्ता हो रहा है, उस पर शफकत अमानत अली की अपीयरेंस है, उसके लिए जाएंगे। तो हमारा ये तरीका है पाकिस्तान से और उर्दू से क्लोज रहने। और ये भी बताएं कि कितनी तेजी से आप दुनिया को तब्दील होते हुए देख रही हैं, और उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? ये भी तो तकाबुल आप करती होंगी ना, पाकिस्तान जब आती होंगी कि पाकिस्तान में। जी जी, इस बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। असल में हम जिस रीजन में रह रहे हैं यहाँ बहुत तेजी से तरक्की हो रही है, और उसके साथ पेस मेंटेन करना जो है ना, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत होती है। सही। अब मैं अगर पाकिस्तान से कंपेयर करूँ तो पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और लोग बहुत स्किल्ड हैं, बहुत शार्प माइंडेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, और उससे ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट हैं, और उनको पता है कि उन्होंने अपना टैलेंट कैसे यूज़ करना है, मगर उनको मौका नहीं। तो पाकिस्तान में मौके की कमी है। यहाँ ये है कि छोटी सी मार्केट है, छोटा सा मुल्क है, मगर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं, मैंने बहुत कम लोगों को प्रोफेशनल सर्विसेज में देखा है। और मैं कल परसों ही थोड़ा सा कंपैरिजन कर रही थी कि मेरी अपनी टीम में कोई पाकिस्तानी नहीं है, और ख़वातीन तो बिल्कुल बहुत ही कम है, मगर ये है कि बिजनेसेस में बहुत हैं, और दूसरे एरियाज़ में बहुत पाकिस्तानी पाए जाते हैं, और जब भी उनसे मिलते हैं तो दिल को अच्छा लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में भी हम इस तरह के मौके क्रिएट करें और थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ, अपना मुस्तकबिल की तरफ नज़र रखें, तो आई एम श्योर कि यंगर जनरेशन को हम ज़्यादा मौके दे सकते हैं। राइट। सबाहत, एज एन ऑडिटर आप क्या करती हैं, ज़रा हमें बताइए। एक्चुअली मैं एक बिग फोर कंसल्टेंसी के साथ हूँ, मगर मेरा रोल पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन में है, जो कि एडवाइजरी प्रैक्टिस है। Right. और वो क्लाइंट फेसिंग है, और ज़्यादातर मेरा काम HR सॉल्यूशंस में है, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन। मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैंने बताया आपको कि बीकन हाउस में मैंने जॉब की। आई ग्रेजुएटेड एज अ फार्मासिस्ट एंड देन आई ट्रांजिशनड इनटू एजुकेशन। और एजुकेशन में फिर देन आई वेंट टू टीचर ट्रेनिंग। तो वहाँ से मेरा ट्रेनिंग का पैशन शुरू हुआ, और फिर टैलेंट डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, और फिर HR स्पेस में। So that's the expertise that I come with. Right. तो मेरा काम ज़्यादातर जो है वो पब्लिक या प्राइवेट। सबाहत, बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं कि स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। पाकिस्तान में वो चीज़ नज़र नहीं आती, हम मोर करिकुलम बेस्ड लर्निंग पे होते हैं। क्या इम्प्लीमेंटेशंस आप चेंज करना चाहेंगी अगर हम पाकिस्तानी करिकुलम को देखें तो? बिल्कुल, हमारा जो एकेडेमिया है फोकस वो बहुत थ्योरी पे है। बिल्कुल। अब हमें प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल नॉलेज पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे अब आपने पहले कहा कि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ये रीजन बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और उसके साथ मुकाबला करने के लिए और उसी पेस पे चलने के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जिसको कहते हैं ना, हालांकि आई डोंट बिलीव इन द आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आई थिंक दैट ऑल थिंकिंग शुड बी आउट ऑफ द बॉक्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत यंग एज से हमारे स्टूडेंट्स में उसको इनकरेज करने की ज़रूरत है कि दे बिकम क्रिटिकल थिंकर्स, दे बिकम एनालिटिकल थिंकर्स, एंड दे बिकम फ्यूचरिस्टिक। और ये आप जैसे ही लोग जो जिनका मुशाहिदा वहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सबाहत अहमद, दुबई से किया, अपने तजुर्बात भी बता रही थी, और पाकिस्तान के बारे में क्या तासुरात ख्यालात रखती हैं वो भी बता रही थी। और लर्निंग थ्रू प्ले भी एक और सवाल था मेरा, उनसे रह गया। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब जरा पॉलिटिकल सरगर्मियों पे बिल्कुल नजर रखते हैं। थोड़ी बानी पीछे आए पंजाब की क़यादत से नाला दिखाई देते हैं, और उन्होंने बड़ी तब्दीलियां भी की हैं। सलमान अकरम राजा को तंजीम 9 का हुक्म दिया है। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर और सलमान अकरम राजा की
बानी से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है। बानी PTI ने आलिया हमजा को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां सौंपने की भी हिदायत की है। वर्किंग रहनुमाओं को पार्टी ओहदे देने का कह दिया है। 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से हिदायत भी दी है। दूसरी तरफ जुनैद अकबर के सूबाई सदर बनने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है और अली अमीन गंडापुर से ये क़यादत ली है उन्होंने। अली अमीन गंडापुर के बारे में यानी कहा तो ये जा रहा है कि वो उनकी मसरूफियात एज अ वज़ीर आला, लेकिन ये कि पार्टी का ओहदा उनसे लिया गया है। अब क्या वजूहात है इसकी और अंदर की खबर क्या है, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने वक्त दिया हमें। जी, पीका एक्ट पे भी हम मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम ऑन द शो। थैंक यू। मुनीब, ये बताइएगा, PTI खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ ला रही है, उसका इम्कान है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से एक सपोर्ट बेस रखती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पर रिसेंटली जो रिजल्ट्स चाहिए थे इमरान खान साहब को बहैसियत एक सियासी जमात, रेजिस्टेंस के हवाले से हुकूमत के खिलाफ, इस निज़ाम के खिलाफ, वो शायद मुकम्मल तौर पर गंडापुर साहब भी नहीं दे पाए। और कुछ वजूहात ये भी हैं कि जब बुशरा बीबी साहिबा को बेल पर रिहा किया गया तो कुछ चीज़ें उन्होंने भी ऑब्जर्व की और वो भी अली अमीन गंडापुर साहब से खुश नहीं थी। अब शायद क्योंकि मुज़ाकरात का जो अमल है वो दम तोड़ रहा है, इसलिए इमरान खान साहब फिर एक दफ़ा सड़कों को गर्म करना चाहते हैं और वो एहतजाज की सूरत में इस हुकूमत को, इस निज़ाम को टफ टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि गुफ्तगू से कुछ बन नहीं रहा, कुछ हो नहीं पा रहा। लिहाजा जो सारा कुछ मौजूद है वो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जुनैद अकबर साहब का सामने आना, वो इमरान खान साहब के पुराने लॉयलिस्ट हैं, गंडापुर साहब भी हैं, लेकिन जुनैद अकबर साहब एक एंटी ग्रुप गंडापुर साहब का वहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं और इसलिए अब कुछ चीज़ें जो गंडापुर साहब शायद नहीं डिलीवर कर पाए, वो उनकी उम्मीद अब जुनैद अकबर साहब से लगाई गई। और मुनीब साहब ये बताइए, आज का दिन कैसा रहेगा? आप समझते हैं कोई मुलाकात होगी, जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक कोई बात होगी या बस ख़त्म, मुज़ाकरात नहीं होने? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। हुकूमत कुछ बातों की हद तक तो मान सकती है, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस यकीनी तौर पर वो नहीं होंगे जो तहरीक इंसाफ चाहेगी, ना ही जज साहिबान वो होंगे जो तहरीक इंसाफ चाहेगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि दोनों साइड से ये एक नॉन स्टार्टर है। बैठ गए, गुफ्तगू हो गई, लेकिन मुझे कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही, अनलेस कि कोई एक्सटर्नल पुश इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। लेकिन क्योंकि मोहसिन नकवी साहब इस पूरे अमल का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम ये सेफली कह सकते हैं कि कम से कम एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टली तो इन मुज़ाकरात के अंदर कोई किरदार अदा नहीं कर रही। जी, राइट। आने वाले दिनों में क्या देखते हैं कि कोई जो डेडलॉक अभी चल रहा है और आज को लेकर खास तौर पर जी, बात करिए। और फजल रहमान साहब से भी आज मुलाकात है, उसको किस तरह देखते हैं? कुछ चीज़ें रिजॉल्व की तरफ जाएंगी? देखिए मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्टैंड अलोन पोजीशन में है। अगर तो वो कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना सकते हैं और उसे चला सकते हैं तो उनके बयानिए में, उनके नैरेटिव में वजन आ सकता है, उसको तकवीयत मिल सकती है। लेकिन अगर वो सोलो फ्लाइट लेते रहेंगे तो फिर शायद मामलात उस तरह से दुरुस्त ना हो, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी माजी में यही शिकायत करते रहे हैं कि एहतजाज से मुताल्लिक, दीगर ऑप्शन से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ ने उनसे मुशावरत नहीं की। लेकिन मैं फिर भी कोई इतनी बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज होते हुए नहीं देख रहा। आज भी अगर कोई बैठेगा या गुफ्तगू करेगा तो मुझे तो स्टेटस कोई नजर आ रहा है। और सियासी प्रेशर आप देखते हैं कोई बनेगा और उसकी कोई इंपॉर्टेंस है भी? किसी भी सियासी प्रेशर की अगर ये मिल भी जाते हैं सारे ऑपोजिशन जमातें और वहाँ से कोई उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है तो ये उसी तरह होगा, फिजल आउट जैसे होता रहा है। आप क्या समझते हैं? देखिए, सियासत में या किसी सियासी जमात या किसी सियासी इत्तेहाद के लिए लेवरेज या सियासी लेवरेज की बहुत अहमियत होती है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो मजबूर कर सकता है आपके पॉलिटिकल अपोनेंट को आपके सामने कुछ बातें कंसीड करने पर, तो फिर तो आप उस लेवरेज को इस्तेमाल करके अपने मतलूबा अहदाफ को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लेवरेज नहीं है, अगर आपके पास इस निज़ाम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या उनके अगेंस्ट आपके पास कोई लेवरेज नहीं है, आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। आप एक बड़ी वीक विकेट पे खड़े होकर नेगोशिएट करते हैं और इमरान खान साहब की पोजीशन
بتدریج بحیثیت جماعت ان کی مقبولیت تو اپنی جگہ بائی اینڈ لارج قائم ہی ہے، لیکن جماعت کے پاس اس وقت لیوریج نہیں ہے اس نظام کے خلاف. جس دن ہوگی حالات مختلف ہوں گے. اور اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ اسٹریٹ پالیٹکس آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کر پائے 2-3 دفعہ کی یعنی ناکامی کے بعد اس طرح وہ نہیں امپیکٹ نہیں کریٹ کر پائے. دیکھیے ابھی تک تو نہیں کر پائے، لیکن اگر دوبارہ کریں گے تو پھر یقینی طور پر جو ریاست کے اداروں کا یا حکومت پاکستان کا جواب ہے وہ وہی ہوگا جو پہلے تھا. اور اگر ویسا ہی جواب ہوا تو پھر تو سیاسی طور پر کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہاں ہمارے ملک میں انقلاب آ جائے، ہر چیز اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے، کوئی اتنا بڑا ایکسٹرنل پریشر آئے جو پاکستان کی حکومت یا ریاست کے ادارے سسٹین نہ کر پائے، وہ تو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن فی الحال مجھے کچھ ایسا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. تو منیب تو پھر تو یہ کہنا بڑا آسان ہوگا کہ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون، جہاں سے ہم نے یہ بات شروع کی تھی مذاکرات کی، پولیٹیکل پارٹیز کی ساتھ مل کے بیٹھنے کی، وہ تو کوئی مطلب ایک ہفتہ ہو گیا، 15 days ہو گئے، وی آر اسٹینڈنگ ایٹ نتھنگ. یہ تو بڑا ٹائم ویسٹ ہوا اور کچھ نہ ہوا. دیکھیے بات درست ہے، لیکن آئی ووڈ پٹ اٹ لائک دس کہ we never crossed the square one. We remained there. There was an illusion کہ ہم نے شاید اس سے کوئی پروگریس کی ہے. Whereas as far as I see it, there was virtually no progress. It was a non-starter from the day one, and it remained so. کوئی اس میں فرق نہیں پڑا. صحیح. اچھا منیب، یہ پیکا کیا ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیں کہ اس پر کیوں جرنلسٹ اتنا زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں؟ جرنلسٹ برادری اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے لا رہے ہیں. کیا ایسے پوائنٹس ہیں اس کے اندر جس پر ہمیں تحفظات ہیں، آپ کو تحفظات ہیں؟ دیکھیے فرینکلی میرا پوزیشن مختلف ہوتی ہے. میں صرف ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اس پورے معاملے کے اندر یا تو میں افیکٹ ہی نہیں ہوں یا میں اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں. اگر تو آپ ریزنیبلی رسپانسبلی اپنی جرنلزم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ مجھے نہیں لگتا کہ کسی مین سٹریم رسپانسبل جرنلسٹ کے اوپر اس طرح کا کوئی کلیمپ ڈاؤن ہوا ہے. ہاں دیر انسیڈ جو سینسرشپ ہے وہ تو پہلے بھی موجود تھی، شاید آج بھی موجود ہو کچھ چیزوں پر. لیکن اگر آپ بلیٹنٹ جھوٹ کوئی بولے گا سوشل میڈیا پہ، جو کہ رسپانسبل جرنلسٹ جو آج کے مین اسٹریم کے ہیں وہ نہیں بولتے، تو ان کو تو کوئی پرابلم ہے نہیں. ہاں اب اگر کسی نے بے پر کی اڑانی ہے اور بے نتھے بیل کی طرح ہر چیز کو ہانکنا ہے اور پھر جھوٹ بھی بولنا ہے، اپنی ذاتی خواہشات کی خبر کی بیسس پہ خبریں گھڑنی بھی ہیں، تو اس کو اس کا پرابلم ضرور ہو سکتا ہے. لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے لینگویج پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، فیک نیوز کی ڈیفینیشن کو ذرا نیرو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، بٹ بیونڈ دیٹ کوئی ریگولیشن تو ہونی چاہیے. ہم جس جگہ پر آج کھڑے ہیں وہاں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز درست ہے اور کوئی اعتراض کسی کو کسی چیز پر ہے ہی نہیں. جیسے منیب اس میں کہا جا رہا ہے کہ پیمرا اب الیکٹرانک میڈیا پہ آپ کا شو چلے گا تو پیمرا اس کو مانیٹر کرے گا، لیکن وہی شو آپ کا سوشل میڈیا پہ چلے گا تو وہ اتھارٹی الگ اس کو مانیٹر کرے گی، پھر کینلی اس کو دیکھے گی، اس کی نیٹی میں جائے گی. کوئی چیز ایسی نکل آئے گی تو پھر وہ اینکر رسپانسبل ہوگا. تو بڑے یہ تحفظات اس میں تو ہے. اور دیکھیں ہر حکومت کو کسی کو تنقید تو برداشت نہیں ہے نا، اور انہیں بھی تنقید برداشت نہیں ہے، تو کسی بھی طریقے سے آپ کو وکٹمائز کیا جا سکتا ہے. دیکھیے جنرل نوشن تو یہی ہے کہ حکومتوں کو تنقید برداشت نہیں ہوتی، لیکن تنقید اگر فیکٹس پہ ہو تو اس کے اوپر آرگیو کیا جا سکتا ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ایک بات جو کہ بہتان ہے، کسی پر بہت بڑا الزام ہے، کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے کسی جھوٹی خبر کی بیسس پہ، تو اس کے اوپر تو کلیمپ ڈاؤن ہونا چاہیے. میں دوبارہ کہوں گا اگر کوئی نارمل ہمارے پاکستان کے جتنے نامور صحافی ہیں وہ بڑی رسپانسبل جرنلزم کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس ان کے فیکٹس درست ہیں تو کوئی اگر ان کے اوپر سوال اٹھائے گا بھی تو وہ اتنے سیزنڈ ہیں اور اتنے ویل انفارمڈ ہیں کہ وہ اس کا جواب دے سکیں. ہاں اگر اس کو ڈریکونین طریقے سے اپلائی کیا جاتا ہے تو پھر حکومت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت ہمیشہ حکومت نہیں رہتی. وہ ٹیبلز کین آلویز ٹرن اور دے میں اینڈ اپ سیٹنگ ایٹ دی ادر سائیڈ آف دی ٹیبل. اور دیکھیں نا اس میں انتشار کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بھی نہیں پتا. اب میرے لیے کوئی چیز فیکٹس پہ مبنی ہو سکتی ہے، دوسری طرف وہ انتشار کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتی ہو تو وہ تو کارروائی ہو جائے گی نا. بڑی ایسی ویگ سی ٹرمز ہیں جس کو ایکسپلائٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح نفاذ اس کا کیا جائے تو بہتری کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جی میں وہی آرگیو کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ریگولیشن کے بغیر ہم چل سکتے ہیں، لیکن ہاں اس کی لینگویج پر کنسلٹیٹو پروسیس کے اوپر میرے تحفظات بالکل ہیں. اور لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہے، ڈیٹرنس بھی کریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا
کہ ہم آج کے دور میں جتنی آنسلاٹ ہوتی ہے ہم اس کو کنڈون کر دیں، وہ تو شاید میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا سین ویو ہوگا. آلدو میری پوزیشن ذرا کچھ میرے کولیگ سے فرق ہے. کچھ تو ہر جو لا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آزادی صحافت پر حملہ ہے, whereas I don't see it that way. Maybe I have not been affected so far, but as far as I do my journalism, I think ایک responsible, اور میں اب جتنے بھی سینئر پاکستان کے بڑے نام ہیں وہ actually I look up to, جو ہم سے بہت سینئر ہیں, I have always found them very reasonable and very responsible. So I have not seen anything against them, particularly in terms of this law which might have caused them any problem. رائٹ. صحیح ہے. بانی پی ٹی آئی کو بنی گالا میں شفٹ کرنے کی وہ ذرا پوچھیں نا کہ بیک وہ ڈور کہاں رہ گئی. مذاکرات پہ بھی ذرا بات کریں. اگر حکومت سے ختم ہوتے ہیں مذاکرات تو کیا وہ آپ بیک ڈور مذاکرات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں منیب؟ دیکھیے, بیک ڈور مذاکرات کو اوورلی ایگزیجریٹ کیا گیا ہے. یہ جو تمام باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں کہ جی ان کو فلانی آفر ہو گئی, بنی گالا شفٹ کرنے کی آفر ہو گئی, دیکھیے یہ باتیں جن کے ان کو میں کہوں گا کہ تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ ہے. سبسٹینشیل کوئی بات اس طرح کی تو نہیں ہے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ عمران خان صاحب اگر کچھ چیزیں ایڈجسٹ کریں تو کچھ معاملات درست ہو سکتے ہیں. اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ بھی ہوں جنہیں ہم بیک ڈور, اول تو اس طرح سے کوئی زیادہ ہے نہیں, پھر بھی عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے اگلے 2-4-5 مہینوں کے اندر, شاید بیل کے اوپر ہی. لیکن جب تک وہ پالیسی شفٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا ٹورڈز عمران خان صاحب, جو اصل پرابلم ہے وہ تو ریزالو نہیں ہوگا. جیل سے باہر آنا از ناٹ این ایشو, وہ تو آج نہیں تو 2-3-4 مہینے تک عمران خان صاحب بائی اینڈ لارج کوئی نہ کوئی معاملہ رستہ تو نکل ہی آئے گا. ایز فار ایز آئی سی اٹ, لاجک ایجوکیٹس us so کہ یہ تو ہوگا, اور ہسٹری بھی ہمیں یہی بتاتی ہے. لیکن مین ایشو یہ ہے کہ ان کی طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے یا ایک اوپینین ہے وہ کب تبدیل ہوگا, اور عمران خان صاحب کیا اپنی کچھ چیزیں کنسیڈ کریں گے, اپنے معاملات کو درست کریں گے یا نہیں. دیٹ از یعنی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں پہنچے ہیں یہ معاملہ, چاہے 3-4 سال ہو گئے ہیں, لیکن یہ کہ وہ کسی بھی موقع پر بن جائے گی بات. آلسو آپ سی ایم کے پی کے کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں منیب؟ دیکھیے, جہاں تک اگر میں بشرا بی بی صاحبہ کی بات کروں تو وہ تو چاہیں گی کہ گنڈاپور صاحب نہ رہیں سی ایم, اور میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کوئی اچھی باتیں ان کے حوالے سے نہیں بتائی. بٹ اب دیکھنا ہے کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ کوئی اتنے اچھے حالات یا اتنی اچھی کوئی معاملات نہیں ہے گنڈاپور. پنجاب میں کوئی معاملات بہتر ہوں گے؟ مریم صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو ہلنے دیں گی, پاکستان تحریک انصاف کو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے دیں گی؟ دیکھیے, یہاں پنجاب کے اندر صرف اگر ہم یہ کہیں کہ سی ایم پنجاب کی وجہ سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی تحریک انصاف کی نہیں ہو رہی تو وہ تو شاید درست نہیں ہوگا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید آنے والے دنوں تک ہمیں مزید کلیئر ہوں گی, لیکن آئی تھنک جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات عمران خان صاحب کے درست نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ معاملہ, یہ پرابلم اپنی جگہ ایگزسٹ کرتے رہیں گے. اچھا منیب, آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ججز کا معاملہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے, اور ٹھیک ہے بیک فٹ پہ بھی آتے ہیں ججز, لیکن وہ پھر فرنٹ فٹ پہ آ کے اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں. تو یہ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیے, پرابلم یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو رہے گی. آئی تھنک جب سے آئینی ترمیم ہوئی ہے پرابلمز بھی ایگزسٹ کیے ہیں, پرابلمز اپنی جگہ چل بھی رہے ہیں, اور اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. دیکھیں 8 فروری کا الیکشن ہوا 2024 کا, اس کے بعد سے چیزیں جس طرح سے آگے چلنا شروع ہوئیں, اور جس طرح سے پاکستان کے آئین کے اندر جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں اس کے اندر ایگزیکٹو کی انگریس بہت بڑی ہے آفٹر 26th امینڈمنٹ. یہ دونوں سائڈز کا آرگیومنٹ ہے. ایک کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ججز بڑی منمانی کرتے تھے اور جس طرح سے وہ معاملات کو چلاتے تھے اس طرح سے نہیں چلنا چاہیے تھا, اور کچھ تبدیلی اس کے اندر آنی چاہیے تھی, اور وہ بالکل ٹھیک تبدیلی ہوئی ہے. ججز کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ نہیں, ایگزیکٹو نے اتنا زیادہ اس کے اندر انگریس کر دیا ہے کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پورا پروسیس سیبوٹاج ہو گیا, اور وہ ورچولی اب حکومت کی مرضی سے جج اپوائنٹ ہوں گے. لہٰذا یہ دونوں اطراف سے میں سمجھتا ہوں کہ آرگیومنٹس اپنی جگہ موجود ہے, لیکن جو بٹر ڈویژن ہے سپریم کورٹ میں وہ بہت پینفل ہے, اور میں سمجھتا ہوں تماشا ہے اور تمسخر ہے ہمارے نظام انصاف.
تو اس میں پھر یہ جتنے بھی پیچیدہ معاملات ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ الیکشن کے سے جڑے بڑے معاملات ہیں, ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے, خود 26ویں آئینی ترمیم کو بھی دیکھ سیٹل ہونا ہے کہ کیا ہونا ہے, تو یہ تو سارے یعنی لٹکے رہیں گے سارے معاملات, ہوگا ہی نہیں ان کا. all up in the air. دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی کمپلیٹلی ایگری کہ یہ انریزالوڈ ایشوز ہیں, بٹ سیڈلی مجھے لگتا ہے کہ یہ انریزالوڈ ہی رہیں گے ایٹ لیسٹ فار سم ٹائم. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی ریزالو ہوں گے. جب 12 جولائی 2024 کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا تو میں نے اس وقت بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ آن دا بیسس آف انفارمیشن کہ کسی کا ارادہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو. And here we are almost past January now, اور اس کا 7 مہینے ہو گئے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. So that tells a lot کہ کسی کی کیا انٹینشن ہے یا کیا حالات ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے بھی ایشوز اس طرح سے ریزالو ہوں. جی بالکل جی. منیب فاروق, سینئر تجزیہ کار, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کافی جی اوور آل صورتحال پر سیاست پہ بھی اور جو عدالتی معاملات ہیں اس پر بھی بالکل ساری چیزیں. بالکل جی. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, بالکل بریک کے بعد آئیں گے اور رائزنگ شائن کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں SCO سوشل انٹرپرینور آف دی ایئر 2025. پاکستان کے ایک اچیور کی ہم بات کرتے ہیں. سعد صدیقی نے روس میں برکس اور SCO سوشل انٹرپرینور آف دی ایئر 2025 کا ایوارڈ اپنے نام کیا. ایوارڈز کا جو اہتمام ہے اکیڈمی آف یوتھ ڈپلومیسی اور روس میں وزارت برائے امور نوجوانان نے کیا تھا, اور یہ ایوارڈز کل 5 کیٹیگری, یہ جو کل کیٹیگریز تھی یہ 5 تھی اور اس میں دیے گئے, جس میں سعد صدیقی نے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرنے والے ٹاپ انٹرپرینور کا اعزاز بھی اپنے نام کیا. جو یہ کمپٹیشن رشیا میں ہوا تو ہمارے ساتھ ہی ہیں اس وقت. جی بالکل. سعد صدیقی انٹرپرینور ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں اس جیت پر. سعد, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ برکس اور SCO سوشل انٹرپرینورز ہے کیا, اور آپ کو کس کیٹیگری میں ایوارڈ ملا؟ السلام علیکم. تو جو برکس اور SCO کا جو ایوارڈ ہے یہ تقریباً کوئی 15 سے 20 ملکوں کا مشترکہ ایوارڈ ہے, جو کہ ایک سیریمنی کے تھرو رشیا میں آرگنائز کیا جاتا ہے. اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر پوری دنیا سے ینگ لیڈرز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. وہ میڈیا کی کیٹیگری بھی ہوتی ہے, وہ انٹرپرینورشپ کی کیٹیگری بھی ہوتی ہے, وہ پبلک ڈپلومیسی کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے, اس میں ریسرچ بھی ہوتی ہے, اور بہت سی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اس میں جو سوشل انٹرپرینورشپ کی کیٹیگری تھی, سوشل انٹرپرینورشپ آف دا ایئر, اس میں مجھے نامینیٹ کیا گیا تھا, اور الحمدللہ میں اس وقت کازان میں ہوں, اور پچھلے روز مجھے اس ایوارڈ سے. اور ساتھ ہے کہ آپ نے اب تک کن کن ممالک میں خدمات سر انجام دیے ہیں اور کتنے طلباء کو آپ نے بااختیار بنایا, یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے تو میں بتا دیتا ہوں ایڈورسٹی کیا ہے, پہلے تھوڑا سا. سو ایڈورسٹی ایک ای لرننگ پلیٹ فارم ہے. ہم لوگ ہائی ٹیکنالوجی کے اندر, جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آتی ہے, بلاک چین آتی ہے, سائبر سیکیورٹی آتی ہے, اس طرح کی جدید ٹیکنالوجیز کے اندر اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں. اور وہ اس لیے ٹرین کرتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان امپلائمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن اگر ہم ٹیکنالوجی انڈسٹری کی بات کریں تو ہمیشہ ٹیکنالوجی انڈسٹری میں ہم نے گیپ سنا ہے کہ دیر از اے گیپ, دیر آر اے لاٹ آف جابس بٹ دیر آر ناٹ اسپیسیفک پیپل جو کہ ان جابس کے اوپر کام کر سکے. تو ہم ان انڈسٹریز کے اندر, ان سیکٹرز کے اندر اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر رہے ہیں. اور اس وقت نہ صرف ہم پاکستان میں اردو لینگویج کے اندر, بلکہ مڈل ایسٹ کے ممالک جس میں سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں, اس کے اندر عربک لینگویج کے اندر پہلی دفعہ دنیا میں بلاک چین اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹریننگ دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ اب رشیا اور اس طرح کے ریجنس کے اندر بھی ایکسپینڈ کریں جہاں پر انگلش از ناٹ اے ویری فرسٹ لینگویج, اور اس کے تھرو ہم مزید ممالکوں میں جانا چاہتے ہیں. کیا بات ہے بھائی, ویری امپریسو. ساتھ یہ بھی بتائیے, جیسے کہ آپ نے کہا مستقبل اب جو ہے وہ AI کے حوالے ہو چکا ہے, تو پاکستان میں اس حوالے سے آپ کتنا پوٹینشیل دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, فیوچر AI ہے, اور آئی تھنک پاکستان از اسٹل لیٹ, بیکاز اگر ہم صرف اپنے ہمسایہ ممالک کی بات کریں تو وہ تقریباً 2016-17 کے عرصے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کام کرنا شروع ہو گئے تھے, بٹ اسٹل
the time has not gone. I am happy कि हमें इसकी realization हो गई है कि AI के ऊपर हमारा कितना ज्यादा फोकस है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट करता है कि 2026 तक AI $13 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनेगी, और आई थिंक अगर हम उसका सिर्फ 1% भी निकाल पाए तो आई थिंक पाकिस्तान का सारा कर्जा तो वैसे ही निकल जाता है, और हमें हमारे पता नहीं कितने ही हजारों करोड़ों लोगों को इसके अंदर जॉब्स मिलेंगी, नए रोजगार के मौके पैदा होंगे. सो आई थिंक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और प्राइवेट लेवल के ऊपर भी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक विजन चाहिए, इसके अंदर पॉलिसी चाहिए, ताकि हम अपनी कमिंग जो हमारे पास यूथ आ रही है स्पेशली उसको ट्रेन कर सकें इस चीज के अंदर और उसको अपस्किल कर सकें, बल्कि ना सिर्फ अपस्किल कर सकें बट देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी दैट वी से रीस्किल, कि अगर किसी इंसान ने कुछ भी पढ़ा हुआ है, चाहे वो फाइनेंस बैकग्राउंड से है, चाहे वो बिजनेस बैकग्राउंड से है, चाहे उसने मार्केटिंग की हुई है, तो वो एआई को अपने करियर का पार्ट बना ले, ताकि उसको पता चले कि अगर वो फाइनेंस के अंदर है, वो बैंकिंग के अंदर है, वो मार्केटिंग के अंदर है, वो जर्नलिज्म के अंदर है, तो उसने एआई को किस तरह से ऑप्ट करना है. तो आई थिंक दिस रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एआई इज द फ्यूचर, और एआई के ऊपर ना रहे सिर्फ, एआई के साथ मजीद इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन है. ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर इन फाइनेंस. So just work on these technologies. अभी से कोशिश करें, उसको लर्न करें, ताकि आप जब 2030-2040 की मार्केट के अंदर इसका बूम आए, जिस तरह अभी एआई का बूम चल रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी का भी बूम आने लगा है, वेब 3.0 का बूम आ रहा है, ब्लॉकचेन का वैसे ही बूम चल रहा है. तो इन टेक्नोलॉजीज का पार्ट बने, ताकि वो जो 2030 और 2040 तक की जर्नी है, हम उसको बहुत ज्यादा सिक्योर. स्पोकन लाइक अ ट्रू लीडर. बिल्कुल हाँ साथ, जैसे आप इसकी अहमियत हमें बता रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये बच्चों के सिलेबस में भी होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी और एआई को शामिल कर दिया जाए, ताकि शुरू से ही बच्चे फिर फेमिलियर होना, और फिर आपने कहा कि मजीद भी उनकी स्किल्स पर, तो इस पर कुछ बताइए. जी बिल्कुल. मेरे पास एक बड़ी लाइव एग्जांपल हमारे पास दुनिया में मौजूद है, और वो लाइव एग्जांपल ऐसी है कि जिनसे हम सीख सकते हैं बहुत कुछ, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे जैसे लोग हैं, और उस मुल्क का नाम है इंडिया. सो इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन या साइबर सिक्योरिटी, जिसको आम इस्लाम में वाइट हैट हैकिंग भी कहा जाता है, उसके एक पार्ट को वो सिर्फ जो है वो 6th और 7th क्लास में सिखाया जाता है. पाकिस्तान में भी हमारे पास कुछ स्टोरीज हैं, दे आर अनहाइलाइटेड, जो 12-14 साल के बच्चे ब्लॉकचेन के प्रोडक्ट्स बना देते हैं, वेब 3.0 के प्रोडक्ट्स बना देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट्स बना देते हैं. बट स्टिल मैं खुद भी प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल यूथ काउंसिल का पार्ट हूँ, और हम लोग यही चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर इसको पॉलिसी लेवल के ऊपर हम एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये फ्यूचर है, इनके बगैर हम फ्यूचर को इमेजिन ही नहीं कर सकते. सो इन टेक्नोलॉजीज को हमारे ना सिर्फ अर्ली सिलेबस का पार्ट होना चाहिए, लेकिन अगर हम उसको उन चीज़ों को मिस कर देते हैं, आई थिंक प्रोग्रामिंग जो है सिर्फ वो आपको नर्सरी और जो आपकी वेरी अर्ली क्लासेस होती हैं उधर से शुरू कर देना चाहिए, ताकि आहिस्ता बच्चों की ग्रिप बने, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ लॉजिक बिल्डिंग थिंग्स in those sectors. तो आपको चाहिए कि आप अपने, अगर आप if you're a parent especially, तो आपको चाहिए कि आप अभी से अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें, ताकि वो प्रोग्रामिंग और कोडिंग स्किल्स सीख सकें, ताकि जब वो 6th और 7th स्टैंडर्ड तक पहुंचे या 10th स्टैंडर्ड तक पहुंचे या A levels करे हो, जो कुछ भी करे हो, तो वो इस काबिल हो सकें कि उनके पास एक क्लियर रोड मैप हो कि उन्होंने करना क्या अपनी जिंदगी के अंदर, और वो आगे चल के they can stand among the rising nations. जबरदस्त. साद सिद्दीकी एंटरप्रेन्योर रशिया से हमें ज्वाइन कर रहे थे. एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम वापस आ रहे हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. जी अब ज़रा बात करते हैं शब महराज की. गुज़श्ता रात तमाम आलम इस्लाम ने महराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी अक़ीदत व एहतराम से बनाई. मसाजिद में इबादत की गई, और तमाम लोग ज़ाहिर है अल्लाह के हुज़ूर सरबसुजूद हुए, और सब ने शुक्र भी अदा किया अल्लाह से, और इबादत करके अल्लाह को मनाने की कोशिशें की गई. तो महराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हमने आज का जो सेगमेंट है इस पर हमने थोड़ी सी बात करने की रोशनी हमने डालने की कोशिश की. किया है मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने. अस्सलाम वालेकुम. शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया. मुफ्ती साहब ये बताइए, शब महराज की फजीलत पर थोड़ी रोशनी डालिए और हमारे नाजरीन को और हमें भी आगाही दीजिए.
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हम सब के मौला ताजदार मदीना ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए हर नबी को अल्लाह ने मौजज़ात अता किए हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोहे की सनद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उस ज़माने में उनको ये अल्लाह ने मौजज़ा दिया था कि वो मोटे से किसी भी लोहे को हाथ लगाते थे और मोम की तरह मोड़ दिया करते थे। वो जिस तरह लोहे को हाथ लगाते थे उसी तरह अल्लाह सांचे में उनको ढाल दिया करता था। ईसा रुल्लाह के ज़माने में मेडिकल साइंस जो है वो अपने उरूज की तरफ जा रही थी, इर्तकाई मनाजिल में थी। तो आपको ये मौजज़ा दिया था कि आप किसी अंधे को हाथ लगाते थे वो रोशनी वाला हो जाता था, किसी मरीज़ को हाथ लगाते अल्लाह उनको शिफा दे दिया करता, आप किसी मुर्दे को हाथ लगाते थे अल्लाह उसे ज़िंदगी दे दिया करता। तो तमाम नबी को मौजज़ा दिया, मेरा नबी मौजज़ा बनकर आए। नबी इस्लाम को दो बहुत बड़े मौजज़ात दिए। एक बात ज़हन में रखिएगा, नबी की पूरी ज़िंदगी मौजज़ा है, नबी के बाल मुबारक मौजज़ा है, नबी की आंखें मौजज़ा हैं, नबी का हाथ मुबारक मौजज़ा है, नबी का लुआब दहन मौजज़ा है, नबी के चलना मौजज़ा है। मगर नबी को दो बड़े मौजज़ात दिए, एक दिया है मेराज और एक दूसरा है कुरान। मेराज मस्जिद हराम से यानी बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस का एक सफ़र और बैतुल मुक़द्दस से लेकर सातों आसमान अर्श मुअल्ला तक का सफ़र ये है। बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र कहलाता है असरा और वहाँ से हम कहते हैं ना एक्सलेटर मशीन सीढ़ी, इसी तरह नूर की सीढ़ी आई थी, नबी साहब ने कदम रखा था और आप सातों आसमान चले गए थे उसमें और फिर वहाँ से रफ की सवारी थी, तख्त था जिस पे आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीदार करने के लिए गए थे। अब यहाँ देखिए, अच्छा आपसे एक सवाल है भाई, आप गाड़ी स्पीड से चलाएं 150, खैर चलाना हो जाएगा आपका, लेकिन अगर इमेजिन करें आप 150 चला रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस तरह बैठा हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल है, मेरे हाथ में घड़ी, आप बता सकते हैं गाड़ी ट्रैवलिंग करते हुए आप यहाँ से गुजरे? नहीं बता सकते, नहीं ज़ाहिर है नहीं बता सकते। 200 हो और 500 हो, बिल्कुल, फिर तो बहुत 1000 की स्पीड हो, 10,000 की स्पीड हो, बता सकते हैं? नहीं, आपको शायद ये सोफ़ा भी नज़र ना आए। इम्पॉसिबल। नबी अलैहिस्सलाम मेराज पे जिस सवारी पे आपने सफ़र किया वो है बुर्राक, वो है बरकुन से, वो है लाइट, मल्टीपल लाइट्स, यानी कि आपने जो ट्रैवल किया है वो इतनी स्पीड से किया है कि जो लाइट की स्पीड से भी तेज़ है। जो घोड़ा था जी, घोड़ा था, लेकिन आप उसको इस्तारतन नहीं, जब वो घोड़ा इस तरह घोड़ा था कि जहाँ उसकी नज़र पड़ती थी वहाँ उसका कदम पड़ता था, उसकी स्पीड इतनी थी कि यानी कि आज पूरी कायनात के लोग जितनी भी कंपनीज़ के लोग हैं अपनी गाड़ियाँ, अपने हेलीकॉप्टर्स, एरोक्राफ्ट बना लें, लेकिन जो नबी ने ट्रैवलिंग की है, जो स्पीड से की है, कायनात तक वो स्पीड रसूलुल्लाह के अलावा कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। आप इस पर अंदाज़ा कीजिए। नबी साहब मस्जिद हराम से आए, जिब्राइल अमी है, ये सफ़र है किस तरह का, आप अंदाज़ा, प्रोटोकॉल कैसा है। जिब्राइल और मीकाइल नबी साहब को लेने के लिए आए। जिब्राइल के साथ 80,000 फरिश्ते हैं, मीकाइल के साथ 80,000 फरिश्ते हैं। अल्लाह की एक फ़ौज रसूलुल्लाह को लेने के लिए आई है कि आज अल्लाह से मुलाकात कर देते हैं। मस्जिद हराम के अंदर आए तो जिब्राइल अमीन नबी इस्लाम के सीने मुबारक को यहाँ से लेकर नाफ तक कुछ शक किया और आका फरमाते कि मेरा जिब्राइल ने दिल निकाला, जन्नत के थाल में रखा और नूर और हिकमत को डाला और वापस मेरे सीने में लगा दिया। मैंने फिर वहाँ से सफ़र शुरू किया और मैं मस्जिद अक्सा में आया। जब मैं मस्जिद अक्सा में आया तो तमाम अम्बिया मौजूद थे, आदम से लेकर ईसा तक 1,30,999 अम्बिया मौजूद थे और सब इंतज़ार कर रहे थे। तब कैफियत देखें, कोई शख्स आने वाले गेट पे नज़र हो और इस तरह इंतज़ार किया जा रहा हो, हर शख्स इंतज़ार कर रहा है, हर एक की नज़र है। और जैसे जिब्राइल के साथ नबी साहब आए, सब ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुके हैं। हुजूर का प्रोटोकॉल हुआ और लाया गया, उनको मुसल्ले पे खड़ा किया गया। तमाम अम्बिया कब्रों में मौजूद हैं और तमाम अम्बिया अल्लाह की ताकत से मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मा आए, इमामत कराई। इमामत कराने के बाद अब प्रोटोकॉल ये है कि एक नूर की सीढ़ी को रखा गया, हुजूर ने कदम रखा और कदम रखते ही पहले आसमान पे वो आप पहुँचे। दक्कल बाब, जिब्राइल ने गेट जन्नत का दरवाज़ा नोक किया, आवाज़ आई, मन, फरमाया अना जिब्राइल, माहू, तुम्हारे साथ कौन है, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर से आवाज़ें आई, मरहबा मरहबा। फरिश्तों का जो प्रोटोकॉल लगा था उन्होंने अपने चीफ ऑफिसर की आवाज़ सुनी और रसूलुल्लाह का चेहरा देखा,
اتنے میں دروازہ کھولا, آدم صفی اللہ سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد آسمانوں پہ تمام انبیاء علیہ السلام سے, آخر میں 7 آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد ایسے ہاتھ کھولتے ہیں, اے یا ابنی, اے میرے بیٹے محمد, اور اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. اس کے بعد بیت المعمور, ناظرین کے لیے میں ایک بات کر دوں, یہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ کے بالکل 7 آسمان اوپر ایک اور قبلہ ہے جسے کہتے ہیں بیت المعمور. یہ انسانوں کا, جنات کا, فرشتوں کا قبلہ ہے. سب طواف کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ اللہ آپ کو بار بار لے کے جائیں تو آپ کو نہیں معلوم کہ ساتھ میں انسان ہیں, جنات ہیں, فرشتے ہیں. مگر بیت المعمور وہ قبلہ ہے کہ جہاں ٹوٹل سے فرشتے ہی طواف کرتے ہیں. وہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کی امامت کروائی. اس کے بعد کا جو سفر ہے, سبحان اللہ, جہاں جبرائیل امی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اگر ایک پور بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. یہاں سے آپ جائیں, صرف وہ سفر. اور قرآن نے کہا فقان قاب قوسین او ادنی, وہ قریب ہوئے, ما زخل بصر وما طغى, اللہ دکھاتا رہا, محمد رسول اللہ دیکھتے رہے. کیا بات ہے, کتنا عرصہ دیکھتے رہے. اور آپ دیکھیں پھر موسیٰ کا واقعہ بھی ذہن میں آپ کا کہ وہ کہاں 3 تحفے نا, بہت اللہ کو خوش رکھے, آپ نے بڑی نشاندہی کی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خاص طور پہ 3 تحفے دیے. آپ جانتے ہیں آدم بھی نبی ہیں, شیش بھی نبی ہیں, صالح بھی نبی ہیں, داؤد بھی نبی ہیں, اسحاق بھی نبی ہیں, موسیٰ بھی نبی ہیں, عیسیٰ بھی نبی ہیں, مگر حضور محمد رسول اللہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں. ان کو تحفہ کیا دیا گیا آج کی رات؟ فرمایا قرآن کی سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیات, جو اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے, جو اس کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی نور کو پا لیتا ہے, وہ اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جاتا ہے, اس کو مانگنا نہیں پڑتا, اللہ اس کو بن مانگے عطا فرما دیتا ہے. تو سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں اس رات میں ملی. پھر 50,000 نمازوں کا تحفہ ملا. بالکل, جو 5 نمازیں پڑھے گا اسے 50,000 امت کے لیے. بالکل, یہ تو خیر جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں اور کتابیں بھری پڑی ہیں, ایون قرآن میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن امت کے لیے ہر چیز میں ایک سبق ہے نا. تو یہ معراج کے واقعے سے کیا 7 آسمان کی اللہ نے سیر کرائی, تو اس سے کیا, یعنی امت کو کیا بتانا مقصود تھا کہ یہ نبی وہ ہے جس کو جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے, یعنی ختم نبوت یہی ہے, قرآن ایک کامل کتاب اس کے ذریعے ہی اتاری اللہ نے. تو یہ بتائیے, ہاں یہ چیز اس پر تھوڑی سی. دیکھیں, جو نبی اسلام کو 3 تحفے دیے گئے, وہ 3 تحفے میں ایک سورہ بقرہ کی 2 آخری آیت تھی, 50,000 نمازوں کا تحفہ ملا. نبی علیہ السلام نے 50,000 نماز کے تحفے کی تخفیف کرو, یعنی کم کروایا. وہ کم ہوتے ہوتے 5 نمازوں پہ آ کے رک گیا. اور پھر یہ اعلان ہوا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا, اللہ اسے 50,000 نماز کے برابر روزانہ ثواب عطا فرمائے گا. حضور نے فرمایا کہ جو شخص نے یہ اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کے دل میں شک نہیں ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. کچھ لوگوں کو دیکھا آج کی رات اللہ کے نبی نے جہنم میں کہ ان کی زبانیں بہت بلند ہیں اور فرشتے ان کی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں. میں جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ تھے رسول اللہ کہ جو جھوٹ بہت زیادہ پسند کرتے تھے, جھوٹ بہت زیادہ بولتے تھے. کن کے کچھ لوگوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جا رہا ہے. رسول اللہ یہ وہ لوگ تھے جو غیبت سننا پسند کیا کرتے تھے. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے بنگلے کی طرح ہیں, کوٹھیوں کی طرح ہیں, اور ان میں فرشتے آگ ڈالے. آقا کریم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیم و بیواؤں کا مال کھاتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کی زبانوں کو انگارے سے سیکا جا رہا ہے. پوچھا یہ جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا اصل یہ آپ ہی کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جن کو بیان کرنا بڑا پسند تھا. اس امت کا سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے, ہم اچھا دکھنا چاہتے ہیں, اچھا بننا نہیں چاہتے. قرب قیامت میں بتایا گیا, جہنم میں بتایا گیا, جہنم میں وہ لوگ ہوں گے جو منافق ہوں گے, جو اچھا دکھنا چاہتے ہیں مگر بننا نہیں چاہتے تھے, جو کہتے تھے مجھے سچ پسند ہے مگر سچ بولنا پسند نہیں. آج اس وقت سوسائٹی میں یہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی خاص رحمتیں نعمتیں ہوں, قرآن کی تلاوت کیجئے, قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. آج کے دن اللہ کے نبی نے اللہ سے امت کے لیے دعا کی ہے. آپ اس رات میں, اب دن میں جو دعا کریں, دعا یہ کریں کہ اللہ پوری امت کی بخشش فرما, اے اللہ ہمیں نیک و صالح بنا, اور ہمیں سچ بولنے والا, اچھا سوچنے والا, اچھا بولنے والا اور اچھا کرنے والا انسان بنا.
کیا بات ہے بہت مفتی شکریہ۔ نور رحمانی صاحب، آپ نے مختصر وقت میں ہمیں بہت قیمتی تحفہ دیا ہے یہ معراج کی اہمیت سے متعلق بھی بتایا، بڑی ایمان افروز گفتگو اور رہی پتہ ہے آپ سے، زہیب، بہت شکریہ آپ نے کل میں وقت اپنے دیا۔ بچوں کو دکھا رہی تھی، اور انٹرنیٹ پہ بھی اگر آپ اپنے بچوں کو اس رات کی فضیلت دکھانا چاہیں تو انٹرنیٹ پہ بھی یہ موجود ہے، پلیز اپنے بچوں کو آگاہی دیں اس خوبصورت معراج کی فضیلت کے بارے میں۔ کل ایک بار پھر میں اور ملاقات زہیب ہوگی، بالکل آپ کے سامنے حاضر شو ہوں کا گے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، جی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا شو سے متعلق۔ جی، زہیب اور ثروت کو اجازت دیجیے، اللہ اپنا حافظ۔ خیال رکھیے، خدا حافظ۔